हेलो दोस्तों, कैसे हो। बाकी पिछली बार एक बच्चे का आया था कि हेलो हेलो मत किया करो सर, राम राम किया करो। तो भाई सभी को राम राम, हाथ जोड़ के मेरी तरफ से वैदिक के यूट्यूब चैनल में मैं राजदीप बलार आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए हम चलते हैं अपने, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता ही है कि हमारी एक सीरीज चली हुई है इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो फिलहाल हमारा लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो किया था ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक बात और बता देता हूँ, लास्ट टाइम हमने जो क्लास अपलोड की थी वो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी। मैंने उस क्लास को दोबारा से अपलोड कर दिया हिस्ट्री क्वालिटी में, आप दोबारा से प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को देख सकते हो। तो चलिए इस क्लास के बारे में आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप हेडलाइन में देख ही चुके हो, कि आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, सिंधु नदी कोई आज की नदी नहीं है। वैदिक काल से ही इस नदी का जो है काफ़ी महत्व रहा है यहाँ की संस्कृति को लेकर के। क्योंकि जब तक दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग गुफाओं से भी नहीं निकलने लगे थे, लोग गुफाओं में रहते थे या फिर शिकार खेलते थे या मतलब कच्चा मांस तक खाते थे वे लोग, मतलब उस तरीके के लोग थे तब तक, जिनको हम आदि मानव तक कह सकते हैं उन लोगों को हम ज़्यादातर। उस समय पर इस नदी के किनारे पर विश्व की पहली सभ्यता यहाँ पर पनपी थी। अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ। यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी हम कह देते हैं, ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। उस समय पर यहाँ पर बड़े बड़े महानगर हुआ करते थे। इस नदी के बेसिन में अगर मैं बात करता हूँ तो इस नदी में और इस नदी के आसपास बहने वाली नदियों में बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ उस समय पर इस नदी की सहायक नदियाँ हुआ करती थी। ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, इसने बहुत से जो है युद्ध झेले हैं। और भारत की एक तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो प्राचीन काल से एक तरीके से रक्षा करती रही है ये नदी, क्योंकि प्राचीन काल से भारत की पूरी पश्चिमी सीमा को ये नदी जो है यहाँ पर हमारी पश्चिमी सीमा पर स्थित थी। तो चलिए हमारी नदी पर बात करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि नदी कहाँ से कहाँ पर जाती है, किस तरीके से इस नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, चीन के अंदर हमने यहाँ पर एक वो पढ़ा था, जब हमने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी तो हमने मानसरोवर झील के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर एक मानसरोवर नाम की झील है। मैप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, ये मैप जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं केवल उस एरिया का मैप बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हमें पढ़ना है। तो मैंने आज उसी एरिया का मैप बनाया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस पर। ये मैंने यहाँ पर मानसरोवर झील बनाई है, बिल्कुल यहाँ पर, ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से मैं इस झील की बात करता हूँ, इस झील का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी झील की मैं बात कर रहा हूँ। मान सरोवर झील, ये रही आपकी मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से यहाँ पर एक नदी निकलती है इसके उत्तर पश्चिम दिशा से। ध्यान रखिएगा कहाँ से, इसके नॉर्थ वेस्ट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से एक नदी निकलती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंधु नहीं कहा जाता इसको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस नदी को सिंधु नदी नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ तो हम तिब्बत में, या फिर तिब्बत जो है फिलहाल चाइना के अंडर है तो चाइना में कह सकते हो आप या तिब्बत में कह सकते हो, इस नदी को सिंगी खंबब कहा जाता है। सिंगी खंबब के नाम से इस नदी को जाना जाता है। कारण क्या है सिंगी खंबब का? सिंगी खंबब को तिब्बती भाषा में अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो सिंगी खंबब का अर्थ होता है सिंह का मुख, यानी कि शेर का मुंह, शेर के मुंह वाली नदी इस नदी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी बड़ी विशाल नदी है ये नदी। और ये नदी यहाँ से निकल करके उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई आगे की तरफ हमारी बढ़ती है। यहाँ से ये इस प्रकार से नदी निकलती है, ये इस प्रकार से होती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती जाती है और यहाँ भारत में एंट्री लेती है। अब जहाँ पर इसने भारत में एंट्री ली ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जिस पॉइंट पर इसने एंट्री ली है ये क्या है, इस जगह का नाम है, अगर मैं बात करता हूँ DEMCHOK, यानी कि दमचौक। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको,
ये दमचोक नाम की जगह है, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी की एंट्री की जगह है, इसका प्रवेश स्थल है, जहाँ पर सिंधु नदी पहली बार कहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी यहाँ से इस प्रकार से बह रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ एक बार, कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र मैंने आपसे कर रखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से काराकोरम है, फिर यहाँ पर आती है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये लद्दाख आ जाती है, और फिर यहाँ पर ये आ जाती है जास्कर। मैं यहाँ पर छोटे छोटे से शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देता हूँ, जैसे कि एक मिनट, इसका लिख दिया मैंने काराकोरम, इसका है लद्दाख, और ये है जास्कर यहाँ पर। ठीक है, तो इसको समझिएगा आगे से कि कैसे है। अब ये नदी यहाँ से निकल करके कहाँ जाती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच जाती है। आप लोगों ने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है, बहुत सी क्लासेस में भी देखा होगा, वो बिल्कुल ठीक पढ़ा, वो गलत नहीं है, लेकिन उस बात पर मैं अभी आऊँगा। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है उस समय पर ये काराकोरम और लद्दाख दोनों के बीच से बहती होती है, और दोनों के बीच से बहती हुई आगे जब बढ़ती है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर एक जगह आती है इसके ऊपर। मैं जिस जगह को थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये जगह मैंने रेड पॉइंट कर दिया है, इस जगह का नाम है दुंगती, DUNGTI। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, दुंगती। इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लीजिएगा नाम को, हिंदी में इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग यही रहेगी। हिंदी में नाम उसकी भाषा के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग लिख दिया जाता है, इंग्लिश में नाम की स्पेलिंग सेम रहती है, चाहे बोले कुछ भी। तो दुंगती नाम की जगह पर आकर के ये नदी क्या करती है, ये नदी दक्षिण की ओर मुड़ के यहाँ लद्दाख को काटती हुई इस प्रकार से जास्कर के बीच आ जाती है, यानी कि अब आ गई ये नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में। और जैसे ही ये नदी यहाँ पर अपनी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बह रही थी, इसके साइड से, यानी कि इसके लेफ्ट साइड से, अब इसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, अगर मैं मान के चलूँ नदी इस तरफ जा रही तो उसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आप अपने आप को करके देख लीजिए, जिस तरफ आपका मुंह है आप अपने जो है नाक की दिशा में चलिएगा सीधे, और आपके राइट साइड से अगर कोई आकर के नदी आप में मिले तो राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी और राइट साइड ट्रिब्यूटरी में से बात करें तो सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी है वो लेफ्ट साइड से आती है, ध्यान रखिएगा। और वो कहाँ से आई, वो आती है यहाँ पर जास्कर से निकल करके आती है और इसमें मिल जाती है, यानी कि ये नदी आकर के जो इसमें मिली है ये इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि जास्कर से निकल करके आई। और नदी का नाम भी क्या है इसका, जास्कर नदी। कई बार इसको जंस्कार बोल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ZANSKAR इसको लिखा जाता है, तो जंस्कार भी नाम हिंदी में कई जगह पर लिखा मिल जाता है, वो इसी का नाम है। ये इसकी पहली सहायक नदी है अगर मैं बात करता हूं तो। और जास्कर नाम की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कहाँ से आती है, लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। उसके बाद नदी आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है इस प्रकार से। तो काराकोरम से एक नदी यहाँ से निकल करके इस प्रकार से होती हुई सी आती है और वो आकर के यहाँ पर इसमें मिल जाती है। अब इस नदी की मैं बात करता हूँ तो इस नदी का नाम है शोक नदी। कौन सी नदी मैंने जिक्र किया यहाँ पर, ये शोक नाम की नदी है, जो कि कहाँ से निकली है, काराकोरम से निकल करके लद्दाख को काटती हुई यहाँ पर आती है और किस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु नदी आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ जब ये बढ़ती है तो पहुंच जाती है लेह के नज़दीक। और लेह के नज़दीक पहुंचते ही लेह से थोड़ा सा 70 किलोमीटर दूर अगर मैं बात करता हूँ, लेह से 70 किलोमीटर आगे एक गाँव आता है जिसका नाम है अलची। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ ALCHI। मैं गांव को पॉइंट ऑफ कर देता हूँ कि आपका गांव जो है कहाँ पर है। वो गांव आ गया है लगभग, मान के चलिए आप यहाँ पर, और ये जगह हो जाती है आपकी ले, और ये हो गया आपका अलची। अब बात कर रहा हूँ मैं अलची गांव का जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि अलची नाम के गांव में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इसके ऊपर एक परियोजना बनी गई है, जो कि सबसे नई परियोजना सिंधु नदी पर अगर मैं कहूँगा तो। मैं उसका नाम आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। अलची नाम के गांव में निम्मो बाजगो नाम की परियोजना, या इसको अलची गांव में होने के कारण अलची परियोजना भी कह देते हैं। मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ आपको एक बार कि अलची परियोजना का जहाँ पर फोटो है, अलची परियोजना कहाँ पर है। आई थिंक भाई मेरे से फ़ोटो डिलीट हो गया है, फ़ोटो इसमें नहीं है, तो छोड़ो फ़ोटो को, आगे बढ़ते। फ़ोटो फिर देख लेंगे अगली क्लास में या लास्ट में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ में। निम्मो बाजगो नाम की परियोजना, इस परियोजना की मैं बात करता हूँ तो ये 12 अगस्त को
2014, 12 अगस्त 2014 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये परियोजना शुरू हुई थी, हालांकि 2006 से 2001 में इसका पास होना, 2006 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू होना, काफ़ी सारी बातें हैं इसके बारे में। लेकिन इसके ऊपर बात यह है कि ये परियोजना काफ़ी लंबे समय से इसका उद्घाटन नहीं हो रहा था, बन तो चुकी थी, लेकिन बार बार आतंकवादियों की धमकियां मिलने के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। और जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, उन आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद। उस समय पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी भी थे यहाँ पर, और जो है हमारे पवन डोभाल जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो है हमारे सिक्योरिटी से चीफ है, वो भी यहाँ पर जो हैं, डोभाल जी भी यहाँ पर थे। सारे के सारे उस दिन जो है यहाँ पर मौजूद थे। अगर आप उस दिन की कोई न्यूज़ देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आगे बात करता हूँ। ये नदी अब आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती हुई ये पहुँच जाती है कारगिल के पास। आप ठीक समझ रहे हैं, कारगिल नाम की जगह के बारे में आपने सुना ही होगा। कारगिल के बारे में खूब अच्छा जिक्र किया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कारगिल की जो लड़ाई हुई थी वो किस मैदान में हुई थी? वो बैटल ग्राउंड का नाम क्या था? वो बैटल ग्राउंड इसी सिंधु नदी के किनारे पर है। मैं उस बैटल ग्राउंड का नाम आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा वो बैटल ग्राउंड, इस तरीके से मैंने उसको फोकस कर दिया है। कारगिल के पास में ये बैटल ग्राउंड, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BATALIK, यानी कि बाटलिक आप इसको कह सकते हो। बाटलिक नाम का जो बैटल ग्राउंड है, कारगिल की लड़ाई 1999 में इसी में लड़ी गई थी। तो बाटलिक बैटल ग्राउंड को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में देखा जा चुका है। उसके बाद जैसे ही कारगिल में यहाँ पर पहुंची थी ना, ये कारगिल के पास ही इसमें दो नदियाँ इसके लेफ्ट साइड से आकर के इसमें मिलती हैं। जिन दो नदियों की बात करता हूँ, एक नदी तो ये आकर के मिल गई और एक ये आकर के मिल गई। इनमें से एक नदी का नाम है सुरु और दूसरी का नाम है द्रास। तो सुरु और द्रास दो नदियां कारगिल के नज़दीक आकर के सिंधु में मिलती, सिंधु की सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडस रिवर आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है और ये पीओके में एंट्री ले जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं एक बार पीओके की आपको हल्की सी सीमा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अलग कलर में दिखाते हैं थोड़ा समझाने के लिए। ये कुछ ऐसी सी सीमा, यानी कि ये जो क्षेत्र है आपके सामने, ये मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये पीओके है हमारा। यानी कि इस नदी ने कहाँ पर एंट्री ले ली? आपकी पीओके में एंट्री लेती है ये नदी। अब पीओके में एंट्री लेने के बाद ये प्रवेश करती है गिलगित नाम के ज़िले में, और गिलगित ज़िले में ठीक ऐसे ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती जाती है। और गिलगित ज़िले में जब गिलगित शहर के नज़दीक ये नदी पहुंचती है, तो उस शहर के नज़दीक पहुंचते ही ये नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण की ओर मुड़ के फिर अचानक से यहाँ पर एक पर्वत आता है इसके पास में। ये रहा एक पर्वत है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिमालय का पूर्वी पर्वत है, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? नंगा पर्वत के नाम से। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। अब ये नदी नंगा पर्वत से टकराती है और नंगा पर्वत से टकरा करके पश्चिम दिशा में चली जाती है और जा करके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में जो इसकी आखिरी जगह है वो कहाँ से है? नंगा पर्वत से होकर के, लेकिन वो भी जगह भी कहाँ पर होगी? पीओके में। लेकिन कई बार आ जाएगा कि उस जगह का मतलब नाम पूछें कि उस जगह का नाम क्या है, कि वो नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, कहाँ पर एग्जिट करती है। एग्जैक्ट जगह का नाम पूछे तो उस जगह का नाम आएगा यहाँ पर खैबर दर्रा है। यहाँ पर एक है, कौन सा दर्रा मैं आपको बता देता हूँ, खैबर नाम का दर्रा। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इससे पहले भी एक नदी इसमें आकर के मिली थी, जो कि अफगानिस्तान से हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकल कर आई थी और यहाँ पर आकर के गिलगित ज़िले में आकर के इसमें मिली थी। इस नदी का नाम गिलगित नदी है। गिलगित नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिलगित नदी पीओके में इसकी सहायक नदी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित सिंधु की सहायक नदियों में से कौन सी उसकी सहायक नदी पीओके में उसकी सहायक नदी है, तो कौन सी आती है? गिलगित उसकी पीओके में सहायक नदी आती है। उसके बाद बात करते हैं खैबर नाम के दर्रे से। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इस नदी ने जो है भारत को छोड़ दिया और भारत से छोड़ करके कहाँ चली जाती है? ये
पाकिस्तान चली जाती है। अब पाकिस्तान में इस प्रकार से ये जाती हुई यहाँ पर खैबर पख्तूनिया जो यहाँ का स्टेट है उससे बहती हुई जाती है और इस प्रकार से दक्षिण में बहती है। और दक्षिण में इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो ये नदी बहती जाती है। अब बात आ रही होगी कि इससे आगे का मैप, इससे आगे का मैप मैं आपको एक बार पाकिस्तान के मैप में दिखाना चाहूँगा ताकि यहाँ तक का मैप आएगा एक बार अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ तक के मैप में क्या क्या हुआ था। यहाँ पर मानसरोवर झील से इसका निकलना, फिर यहाँ दमचौक में एंट्री, फिर दुमती में जो है लद्दाख को काट कर लद्दाख जास्कर के बीच आना, फिर यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, शोक, सुरू, द्रास, फिर ये अलची नाम में यहाँ पर नेमोबाज गो परियोजना ले के नज़दीक यहाँ पर, और उसके बाद कारगिल के पास में यहाँ बाटलिक नाम का बैटल ग्राउंड जहाँ पर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उसके बाद में आगे जाकर के पीओके में एंट्री लेना और उसके बाद में यहाँ पर खैबर नाम के दर्रे से इसका बाहर निकल जाना, नंगा परों से टकरा करके पश्चिम में बाहर जो है पाकिस्तान की तरफ चले जाना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा आपके सामने पाकिस्तान का मैप बना हुआ है। यहाँ से नदी आई थी इस प्रकार से होती हुई सी, ये यहाँ पर आते हुए ये यहाँ पर आ रही थी इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा पीओके को मैंने पीओके लिख रखा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। इंडिया से आ रही है, पीओके में जा रही है, पीओके से पाकिस्तान में आ रही है। ये केवल पाकिस्तान का मैप मैंने आपके सामने बना रखा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अब ये नदी यहाँ से दक्षिण की ओर बहती हुई आती है। उससे पहले ही अफगानिस्तान से हिंदुकुश नाम की पहाड़ियों से यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक नदी निकल करके आती है इस प्रकार से और आकर के इसके राइट साइड से मिल जाती है। इस नदी का नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी मैंने बताया? काबुल नाम की नदी, जिसके किनारे पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शहर बसा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल किस नदी के किनारे पर स्थित है? काबुल नदी के किनारे पर, जो कि कहाँ पर है? इसी नदी के किनारे पर है, काबुल नदी के किनारे पर। इसके बाद सिंधु नदी आगे की तरफ बढ़ती है दक्षिण दिशा में, यहाँ पर पंजाब प्रांत में आ जाती है। ये पंजाब प्रांत में इस प्रकार से दक्षिण की ओर बहती है और जब ये दक्षिण की ओर बह रही होती है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक शहर आता है जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिथनकोट। कौन सा शहर मैंने लिखा? मिथनकोट नाम का शहर। मिथनकोट में इसमें राइट साइड से आकर के इसके लेफ्ट साइड से आकर के एक नदी मिल जाती है जिस नदी को कहा जाता है पंचनद। कौन सी नदी आकर के इसमें मिलती है? पंचनद नाम की नदी इसमें आकर के मिल जाती है। मैं यहाँ पर साफ लिख देता हूँ नाम को। पंचनद का अर्थ है 5 नदियाँ। 5 नदियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो पंचनद कहलाती हैं। अब पंचनद में मैं बात करूं 5 नदियाँ कौन कौन सी होती हैं तो बात करते हैं, चलिए आपके सामने। एक चेनाब नाम की नदी होती है, एक होती है सतलुज नाम की नदी, और सतलुज के बाद मैं बात करता हूं तो रावी नाम की नदी, रावी के बाद बात करता हूं तो व्यास नाम की नदी, और व्यास के बाद बात करते हैं तो झेलम नाम की नदी। तो कुल मिला करके ये 5 नदियां हैं जो कि किस में मिल जाती हैं? सिंधु में आकर के मिल जाती है, 5 इकट्ठी होकर के। अब ये इकट्ठी कैसे होती हैं इसका एक छोटा सा मैप मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। व्यास नदी जाके सतलुज में मिल गई, और मैं बात करता हूँ झेलम जाकर के चेनाब में मिल गई, रावी भी जाकर के चेनाब में मिल गई। यानी कि आखिर में बची जो 2 नदियाँ वो कौन कौन सी बच गई? एक तो चेनाब और एक सतलुज, क्योंकि बाकी तीनों नदियाँ तो इसमें जाके मिल चुकी। जब ये दोनों नदियाँ आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? पंचनद का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये पंचनद जाकर के पाकिस्तान में कहाँ मिलता है? मिथनकोट में मिलता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ तो सिंधु नदी आगे की तरफ आती है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में बहती हुई, और यहाँ आकर के ये अपना डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। इस प्रकार से ये नदी डेल्टा बना करके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ पर गिर गई है? अरब सागर। ये रहा आपका अरब सागर, अरेबियन सी। यानी कि यहाँ पर आपको ये गुजरात भी दिखाई दे रहा होगा अपना, ये रहा गुजरात यहाँ पर, और इस गुजरात के ऊपर ये यहाँ पर ये राजस्थान है हमारा। मैं बात करता हूँ तो ये भारत की सीमा है, इस तरफ है। इस नदी के पश्चिम में अगर मैं बात करता हूँ, पूर्व में, यानी कि इस नदी का जो ये हिस्सा है अगर मैं बात करता हूँ, ये हिस्सा ये थार डेजर्ट है। यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान है? यहाँ पर थार
रेगिस्तान यहाँ पर पाया जाता है, जो कि भारत का और पाकिस्तान का दो ही देशों में स्थित है। और उसका 80% हिस्सा लगभग भारत में और बाकी का 20% लगभग हिस्सा कहाँ पर आ जाता है, पाकिस्तान में आता है। तो चलिए अब हम आगे बात करना चाहेंगे नदियों के बारे में। ये थी सिंधु नदी की यहाँ तक की बातें। अब आती सिंधु नदी के बारे में कुछ और भी ऐसी बातें हैं शायद जो आपको जान लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसके बारे में जानने की ये है कि ये निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थल क्या है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि क्या है हमारा यहाँ पर मानसरोवर झील। लेकिन कुछ किताबों में एक बात और आती है, जो एक बात और इसके सामने रखी जाती है। सिंधु नदी जैसे ही मानसरोवर झील से निकल करके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है तो इसमें राइट साइड से आकर के ग्लेशियर आकर के इसमें मिलता है। अब ये ग्लेशियर जो आकर के यहाँ पर इसमें मिला है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बोखर चू। ये बोखर चू नाम का ग्लेशियर, या मैं कहूँगा बोखर चू नाम का, आपका हिंदी में कहें तो हिमनद बोल लेंगे इसको, ग्लेशियर कह लो, हिमनद कह लो। ये भी इसका एक स्रोत माना जाता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन माना जाता है इंडस का। अब आते हैं सिंधु नदी के नामों के बारे में बात करते हैं। मैंने तिब्बत में आपको इसका नाम बताया था, क्या नाम बताया था, सिंगी खंबर मैंने इसका नाम बताया। अब इसको इंडस या सिंधु की मैं बात करता हूँ तो इसका इंटरनेशनल नेम है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस नाम से जाना जाता है, मेन नाम सिंधु नदी है। पाकिस्तान में इसका एक और नाम है, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको कहा जाता है दरिया ए सिंध। इसको दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम सिंधु कहते हैं हिंदी में इसको, तो जो पंजाबी भाषा है उसमें इसको सिंध के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को सिंधु ना कह करके सिंध कहते हैं। और इसी सिंधु से ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो शब्द है आपके सामने लिखा गया सिंधु शब्द, इसी से बना है आपका हिंदू शब्द। यानी कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों को, जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म को मानने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया था विश्व ने, और वो सिंधु से ही पड़ा था। वो सिंधु कहना चाहते थे पर वो सिंधु का प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होकर के हिंदू हो गया, और इसीलिए उनको आज तक हिंदू कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर धर्म भी यही था। अगर मैं बात करता हूँ तो पुराने समय की अगर बात की जाए तो केवल एक ही धर्म होता था, सनातन धर्म, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। तो यहाँ पर सिंधु से ही मिलकर के क्या बनता है, हिंदू शब्द आया है, वो सिंधु से ही आया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो चलिए मेरे ख्याल से इस पर मैं एक बार देख लेता हूँ पॉइंट्स को। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बात कर चुके हैं। मेनली पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कुछ बातें रह जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान की नेशनल रिवर किसको कहा जाता है, ऑब्वियसली सिंधु को कहा जाता है। ये नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। और पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था का अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 80% पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था का लगभग 80% इसी नदी पर निर्भर करता है। और एक बात बताता हूँ, चीन की एक यांगशी नदी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। आप लोगों ने खूब उसके बारे में सुन रखा होगा। अगर मैं बात करूं तो यांगसी के बाद सिंधु वो दूसरी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बहा कर ले जाती है समुद्र में अपने साथ, यानी कि पाकिस्तान में इस नदी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक जो है यहाँ पर बहाया जाता है। चलिए बात करते हैं, पाकिस्तान में ही इस नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है यहाँ पर, जिस डैम का नाम है टोरबेला, TORBELLA, टोरबेला नाम का डैम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है और दुनिया के काफ़ी बड़े बांधों में इसकी गिनती की जाती है। टोरबेला बांध, आप इसके बारे में गूगल पे खूब अच्छे से सर्च करके इसको देख सकते हैं, इसकी वीडियो देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरती चीज़ों में एक माना जाता है। टूरिस्ट अगर कोई पाकिस्तान, वैसे तो कम जाते हैं टूरिस्ट पाकिस्तान में, लेकिन अगर फिर भी जाते हैं तो टोरबेला डैम पर जरूर जाते होते हैं। टोरबेला डैम को देखा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे तो टोरबेला डैम कहाँ पर आ जाता है, सिंधु नदी पर आ जाता है, जो कि आज से नहीं है। लगभग 1970 के दशक में ये इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाया गया था इस बांध को बनाने के लिए। काफ़ी बड़ी परियोजना है, यहाँ से बहुत सी नहरें निकलती हैं। और नहरों के बारे में जिक्र हुआ तो एक बात और बताता हूँ, विश्व में सबसे ज़्यादा नहरों वाला देश पाकिस्तान ही है। सबसे ज़्यादा नहरें विश्व के अंदर अगर किसी देश में है, या फिर क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई किस देश में होती है, तो वो पाकिस्तान में होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और वो सारी की सारी लगभग 80% किस पर निर्भर करती है, इंडस रिवर सिस्टम पर। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक का इस सिंधु नदी के बारे में काफ़ी हो गया होगा।
अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, यानी कि अगला टॉपिक है गया अगली नदी की, यानी कि इसी में आकर के मिलने वाली कुछ और नदियाँ। तो चलिए मैं एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि अलग से यहाँ पर ये समझ पाए हम इस चीज़ को कि इंडस के बाद यहाँ पर अगला क्या। देखो, इंडस के बाद अगर मैं अगली बात करूँगा आपके सामने, तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर सतलुज नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सतलुज नदी के बारे में बात करेंगे कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ आती है, कहाँ पर जाती है, किस प्रकार से, क्या कुछ सिस्टम सिंधु के यहाँ पर सतलुज के बारे में है। ये देखिए हमारा बोर्ड लगभग साफ़ हो चुका है, ये भी साफ़ कर ही देते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं सतलुज के बारे में जिक्र आपके सामने करूंगा, तो सतलुज नदी जहाँ पर मानसरोवर झील है, ठीक उसी के पास में एक और भी झील है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक और झील यहाँ पर है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार कौन सी झील है। ये रही यहाँ पर एक और झील जिसका नाम क्या है, लिखने को तो कई बार ये लिखा मिल जाता है राक्षस ताल, लेकिन इसका सही नाम राक्षस ही है, जो कि एक समय के अनुसार बिगड़ा हुआ नाम बाद में राक्षस से राक्षस बन चुका है। तो राक्षस ताल या राक्षस ताल एक ही बात है, जो लगभग खारे पानी की झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है और वह नदी इस प्रकार से निकलती हुई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर वो एंट्री लेती है, वो पहली जगह अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में कि कौन सी आएगी, तो वो है शिपकिला नाम का दर्रा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने दर्रे पढ़े थे कि शिपकिला नाम का दर्रा जो किस किस को आपस में जोड़ता है, जो भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। ये नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? शिपकिला नाम के दर्रे पर। मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँगा इसका, शिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ पर है, ये रहा आपका शिपकिला दर्रा। इस दर्रे से ये नदी एंट्री लेती है और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहती है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बहते हुए ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से पूर्व दिशा में, और जा कर के ये चली जाती है पंजाब में। लेकिन पंजाब में जहाँ पर जाती है अगर मैं बात करता हूँ, तो पंजाब के अंदर सबसे पहले ये कहाँ एंट्री लेती है, यहाँ पर, जिस जगह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता में कई बार लिया जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के बारे में काफ़ी बार ये कहा है, मतलब एक फैक्ट ये आता है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पर मनुष्य के साथ उसके पालतू जानवर को दफनाए जाने के निशान मिलते हैं। यहाँ पर नदी पहली बार अगर मैं बात करता हूँ तो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और यहीं पर इससे ठीक पहले इस नदी के ऊपर बनाया गया है एक डैम, यहाँ पर एक डैम जिसका नाम क्या है, भाखड़ा डैम। और भाखड़ा से ठीक थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक और डैम आता है जिसका नाम है नांगल डैम। यहाँ पर भाखड़ा और नांगल नाम के दो गांव हैं हिमाचल प्रदेश में थे, जो कि इन दोनों गांवों को खरीद करके जो है सरकार ने इन दोनों गांवों के ऊपर जो 2 डैम बनाए हैं, जो कि इन दोनों गांवों के नाम पर रखे गए, भाखड़ा और नांगल डैम। अब इनके पीछे बन जाती है कि यहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से, और ये जो झील बनती है इस झील को कहा जाता है गोविंद सागर झील, जो कि सिख गुरु के नाम पर है, गोविंद सागर झील। अब गोविंद सागर झील मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील थी पहले तो, अब ये मानव निर्मित दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, क्योंकि इससे भी बड़ी झील है गोविंद बलपंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि हम गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गोविंद सागर झील से आगे बढ़ते हैं, ये नदी आगे की तरफ पंजाब में इस प्रकार से जाती हुई बहती है, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। ये नदी आगे जाती है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक जगह आती है जहाँ जिसका नाम है हरि के नाम की जगह है। अब जो हरि के नाम की जगह है, हरि के नाम की जगह पर इसके राइट साइड से आकर के एक नदी इसमें मिल जाती है जिसका नाम है ब्यास नदी। यहाँ पर कौन सी नदी आकर के इसमें मिली, ब्यास नाम की नदी। और ब्यास नदी के बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब पाकिस्तान में कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान में ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में ये नदी लगभग यहाँ से आती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में जाती है, और आगे जाकर के ऊपर से जो चेनाब नदी आ रही थी उस चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब में मिलते ही दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है,
पंचनद हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चेनाब है, ये सतलुज है, और दोनों यहाँ पर जहाँ पर मिलती हैं ये वो मिलने की जगह है जहाँ पर क्या हो जाता है, इसका नाम पंचनद हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ यहाँ पर सतलुज और ब्यास मिलती हैं हरिके नाम की जगह पर, यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज है। मैं आपको बैराज बता देता हूँ पहले कि क्या होता है बैराज। बैराज वो होता है जहाँ से एक नदी के पानी को मोड़ दिया जाता है, उसको डायरेक्शन दी जाती है। तो यहाँ से एक नहर निकलती है इस प्रकार से, जो यहाँ से होती हुई राजस्थान जाती है, और राजस्थान में बात करता हूँ तो बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बहती हुई यहाँ पर, ये देखेंगे अगर यहाँ से देखेंगे ना तो इस प्रकार से ये बहती हुई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ करके फिर इसको साफ़ करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर दिखती है ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया के मैप पर इसको समझेंगे। ये नहर कहाँ से आई, यहाँ से पंजाब से निकली और इस प्रकार से राजस्थान में बहती हुई आती है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर होता था, लेकिन अब इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। और कुछ किताबें तो इसको विश्व की सबसे लंबी नहर का दर्जा भी देती हैं, लेकिन इस पर अभी मैं कोई सही बात ना होने के कारण, कोई सही तरीके से मतलब कोई सही फैक्ट ना होने के कारण, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ा है, तो मैं कोई इस पर कमिटमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आप इस पर सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि क्या ये सिर्फ भारत की सबसे लंबी नहर पक्का है ये इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। जैसे इंडस रिवर को पाकिस्तान की लाइफ लाइन बोलते हैं, वैसे ही इस नहर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा इस नहर को कहते हैं। इस नहर का कुछ पानी हरियाणा की तरफ भी आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो जाती है हमारी यहाँ पर सतलुज नदी, जो कि इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से वही चली जाती है। अब मैंने पढ़ाया आपको एक व्यास नदी के बारे में, यहाँ पर व्यास नदी के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, व्यास नदी कहाँ से निकलती है। व्यास नदी को मैं ग्रीन कलर में पढ़ाऊँगा, तो ध्यान रखिएगा कि व्यास नदी को ग्रीन कलर में दिखाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है यहाँ पर, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा बताया मैंने, रोहतांग नाम के दर्रे का मैंने जिक्र किया है यहाँ पर, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से के दक्षिण से एक नदी निकलती है, जो इस प्रकार से यहाँ पर बहती हुई कुल्लू घाटी से बहती हुई पंजाब में जाती है, और पंजाब में जाकर के किस में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। ये है हमारी व्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के कहाँ से निकलती है, दक्षिण से निकलती है। इस पर पोंग और पंडोह नाम के दो बांध बनाए गए हैं। किस नाम के दो बांध बने हुए हैं, पोंग और पंडोह, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर ये पोंग रहा और ये रहा पंडोह, यानी कि पोंग और पंडोह नाम के दो बांध दोनों किस नदी पर बने हुए हैं, हमारे व्यास नदी पर बने हुए, जो कि कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में ही है दोनों के दोनों। पंजाब के कपूरथला ज़िले में जाकर के हरिके नाम की जगह पर ये बैराज दोनों मिल जाती हैं, और जहाँ पर हरिके नाम का बैराज से कौन सी नहर निकलती है, हमारी इंदिरा गांधी नहर, जो कि क्या है, विश्व की भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नदी के बारे में एक बात और बताता हूँ। इन नदियों के ना कई बार आपके पेपर में ये भी पूछ जाते हैं कि प्राचीन नाम क्या रहे हैं इन नदियों के। जैसे कि सिंधु को तो अगर मैं बात करता हूँ तो सिंधु ही कहा गया है, कोई अलग से खास नाम नहीं रहा है। अगर मैं सतलुज के नाम की मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रही आपकी सतलुज नदी। इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको शतद्रु कहा जाता था। शतद्रु यानी कि शत यानी कि शोर, ध्रुव यानी कि धारा, यानी कि 100 धाराओं वाली, 100 नदियों से मिलकर के 100 नहरों से, या 100 नदियों से ही नहर कह गया, 100 नदियों से मिलकर के 100 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी सतलुज नदी। और यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी व्यास नदी की। तो व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो है विपाशा। क्या नाम है यहाँ पर, विपाशा, इसका व्यास नदी का प्राचीन नाम रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन दोनों नदियों के प्राचीन नाम, या बाकी आगे भी जो नदियाँ पड़ेंगी उनके प्राचीन नाम आपके पूछे जाते हैं। सिंधु का प्राचीन नाम कोई अलग नहीं है, सिंधु का प्राचीन काल से सिंधु ही रहा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात होगी, सतलुज के बारे में हमारी बात होगी, व्यास के बारे में बात होगी। हाँ, एक बात और
कि सिंधु नदी तंत्र में जिन 6 नदियों को मुख्य रूप से गिना जाता है, 5 तो ये पंचनद है और एक सिंधु है, ये 6 की 6 नदियों में से व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है, अदरवाइज सारी नदियां पाकिस्तान जाती हैं। ध्यान रखना, जिनमें से 2 नदियां ऐसी हैं जो चीन से आती हैं, भारत से होकर के पाकिस्तान जाती है, यानी कि ना भारत में शुरू होती हैं ना भारत में ख़त्म होती हैं, सारी की सारी कहाँ जाती हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में जाती हैं। इसके लिए एक अलग से टेबल भी हो सकती है जिसको मैं समझा जा सकता है। कुछ अगर मैं बात करूं आपके सामने तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो नदियों के, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया इंडस, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सतलुज, और सतलुज के बाद मैंने यहाँ पर बात की रावी, रावी के बाद मैंने बात की चिनाब, चिनाब के बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ ब्यास, और ब्यास के बाद बात करते हैं यहाँ पर झेलम की। तो चलिए इन नदियों के बारे में जब यहाँ पर बात करते हैं तो इनके ऊपर हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं देशों के, यानी कि चाइना, फिर यहाँ पर बात करते हैं इंडिया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान, और फिर यहाँ पर आ जाएगा अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। अगर मैं बात करता हूँ तो अब यहाँ से निकल करके नदियाँ कहाँ से आई, इंडस तो चाइना से आई, हिंदुस्तान से होती पाकिस्तान जा करके अरब सागर में डेल्टा बना करके गिर जाती है। उसके बाद सतलुज नदी कहाँ से आती है, चीन से आती है, भारत आती है और पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाती है। रावी नदी की मैं बात करता हूँ तो रावी नदी भारत से शुरू होकर के पाकिस्तान जाती है। चिनाब नदी की बात करें वो भी भारत से शुरू होकर पाकिस्तान जा रही होती है। व्यास नदी की बात करता हूँ तो व्यास नदी भी हमारी कहाँ से शुरू होकर के, भारत से शुरू होकर के कहाँ जाती है, केवल भारत में रह जाती है। और झेलम की बात करें भारत से शुरू होकर के पाकिस्तान जाती है, यानी कि कौन सी नदी भारत में रहती है कौन सी नहीं। ये जो टेबल सी मैंने बनाई है इसकी एक साफ टेबल भी मैं आपको क्लास के लास्ट में दे दूंगा, एक स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो जिसमें खूब अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ आकर के कहाँ जाती है किस तरीक़ा से। तो चलिए बात करते हैं, हम वापस अपनी नदी पर आते हैं। यहाँ पर हमने बात कर लिया व्यास नदी के बारे में, सतलुज नदी के बारे में, और हमने पढ़ लिया सिंधु नदी के बारे में। अब चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी, यहाँ पर चेनाब नदी पर पढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश का एरिया को थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। देखो हिमाचल प्रदेश में हमने जब दर्रे पढ़े थे तो एक और दर्रा भी हमने पढ़ा था जिसका नाम था बाड़ा लाचा नाम का दर्रा। कौन सा दर्रा मैंने जिक्र किया, वाड़ा लाचा नाम का, बाड़ा लाचा कह सकते हो या वाड़ा लाचा आप उसको कह सकते हो, ये इस नाम का एक दर्रा था। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिक्र बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रे से 2 नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर, एक नदी यहाँ से इस प्रकार से निकल कर आती है, एक नदी यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जाती है। एक नदी का नाम है चंद्र या चंद्रा बोल देते हैं, और दूसरी का नाम है भागा। तो चंद्र और भागा नाम की दोनों नदियाँ आगे जा करके मिल जाती हैं जिस जगह का नाम है टांडी, TANDI, टांडी, या फिर इसको हिंदी में 2 नाम लिखे जाते हैं, या तो इसको तांडी लिखते हैं या इसको टांडी भी बोल देते हैं। हिंदी में 2 प्रकार से इसके नाम मिल जाते हैं, इंग्लिश में TANDI। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल करके एक नदी का निर्माण करती है जिसे हम चेनाब के नाम से जानते हैं। और ये चेनाब नदी फिर उत्तर दिशा की ओर बहती हुई, इस प्रकार से उत्तर पश्चिम बहती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यहाँ पर अब जहाँ जम्मू में ये प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर, हालांकि जम्मू कश्मीर अब तो एक राज्य नहीं रहा, अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ये यहाँ पर जम्मू में प्रवेश करती है। और यहाँ पर यहाँ आने के बाद इसके किनारे पर एक किश्तवाड़ नाम का शहर बसा हुआ है, किश्तवाड़। अब किश्तवाड़ में 2 खास बातें और हैं। एक तो किश्तवाड़ शहर इसके किनारे बसा हुआ है, इसके अलावा और 2 खास बातें। पहली बात ये कि किश्तवाड़ में इसके किनारे पर किश्तवाड़ नाम का नेशनल पार्क है, और दूसरी बात ये नदी किश्तवाड़ में एक गार्ज का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 बातें, किश्तवाड़ नेशनल पार्क पहली बात तो, और दूसरा क्या है यहाँ पर जिक्र किया मैंने, गार्ज। गार्ज मैंने ब्रह्मपुत्र नदी में भी आपको बताया था कि गार्ज किसको बोलते हैं, गार्ज कहा जाता है नदी के द्वारा बनाई गई यू आकृति को गार्ज कहा जाएगा। मैंने आपको गार्ज की आकृति दिखाई थी, ये मैं ब्रह्मपुत्र गार्ज एक बार फिर से आकृति आपको दिखा देता हूँ कि गार्ज क्या होता है ना। कहा गया मैप, यहाँ से आएगा,
चलिए आपको सीधे जा कर के दिखा देते हैं यहाँ से। ये रहा आपका गार्ज। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से नदी के द्वारा बनाई गई इस यू आकृति को क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि गार्ज के बाद यहाँ पर ये नदी अपनी वापस घूम जाती है, इस प्रकार से गार्ज बना करके घूमती है और इस प्रकार से दक्षिण की ओर बहती है। इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। एक का नाम है यहाँ पर सलाल, दूसरे का नाम है दुलहस्ती और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बगलीहार। क्योंकि बगलीहार सिंधु जल समझौता जो हुआ है उसके कारण यहाँ पर विवाद में चल रहा है। इंडस वाटर एग्रीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जो सिंधु जल समझौता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्या है ये। उसको लेकर के विरोध में चला हुआ हमारा जो डैम है वो है बगलीहार डैम। ध्यान रखना यहाँ पर ये तीनों बांध चिनाब नदी पर बने हुए हैं और चिनाब के किनारे पर जो किश्तवाड़ नाम का नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर यहाँ पर लद्दाख में आता है वो क्या है, यहाँ पर उस नेशनल पार्क की खासियत है कि वहाँ पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। हाँ, वही कस्तूरी मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है वो इस नदी के किनारे पर पाया जाता है। ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से दक्षिण में जाते हुए यहाँ पर पंजाब में एंट्री लेती है और पंजाब में एंट्री लेती हुई पंजाब यानी कि पाकिस्तान पंजाब से जिक्र है मेरा यहाँ पर। पाकिस्तान पंजाब में जब आगे की तरफ जाती हुई होती है तो इसमें राइट साइड से यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है रावी नदी। यहाँ पर ध्यान रखना ये कौन सी नदी आकर के इसमें मिल गई? रावी नाम की नदी इसमें आकर के मिल जाती है। फिर ये आगे की तरफ जाती है। आगे की तरफ कहाँ जाती है तो चलिए पाकिस्तान में देख लेते हैं। आगे की तरफ ये नदी यहाँ से निकल करके यहाँ आई थी, ये इसमें रावी आ गई थी और ये सतलुज आ गई इसमें, और फिर ये पंचनद का निर्माण इसको लेकर के हो जाता है। तो यहाँ पर ये थी हमारी चेनाब नदी। अब चेनाब के बाद बात करते हैं 2 और नदियाँ हमारी। सबसे पहले रावी की है जिक्र कर लेते हैं। देखो जिस दर्रे से मैंने आपको व्यास नदी पढ़ाई थी ना कि व्यास नदी निकली कौन से दर्रे से? रोहतांग नाम के दर्रे से। उसी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है रावी नदी। यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर रोहतांग दर्रा है हमारा, यहाँ पर ये रहा रोहतांग दर्रा, यहाँ से निकलती है इस प्रकार से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पंजाब में जाती है। पंजाब में जाकर के फिर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी पर रणजीत सागर नाम का इम्पोर्टेंट बांध बना हुआ है जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि रणजीत सागर बांध कहाँ पर है, कि रणजीत सागर बांध आपका कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर रावी नदी पर बना हुआ जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब बात आएगी यहाँ पर कि जो रावी नदी है, इस रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसके 2 नाम थे। या तो इस नदी को कहा जाता था इरावती या फिर इसको कहा जाता था, अगर मैं बात करता हूँ तो परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था। ये 2 नाम इस नदी के होते थे रावी के। इससे पहले हमने पढ़ी थी चेनाब। चेनाब का अगर प्राचीन नाम मैं बात करता हूँ तो चेनाब को प्राचीन काल में कहा जाता था अस्किनी या अस्किनी 2 अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसकी हो जाती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। अस्किनी या अस्किनी जो है चेनाब का नाम, और परुष्णी या इरावती किसके नाम थे? रावी नदी के प्राचीन नाम रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली नदी के बारे में जिसका नाम है झेलम नदी। देखो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक झील आती है शेषनाग नाम की झील। यहाँ पर पहली बात तो एक बात यह याद रखना कि नाग के नाम से या नाग या नागिन शब्द से जो भी झील आए वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग नाम का यहाँ पर ज़िला है और अनंतनाग ज़िले में शेषनाग नाम की झील है। ये शेषनाग झील और ये अनंतनाग ज़िला वही है जिसका पौराणिक कथाओं में जिक्र ये मिलता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से ये कहा था कि उनको अमर कथा सुननी है, और जो अमर कथा उनको सुनना चाहती थी उस अमर कथा के लिए भगवान शिव को एकांत में कोई जगह चाहिए थी, तो उनको अमरनाथ गुफा में लेकर के गए थे। लेकिन जाते हुए वे यहाँ पर चाहते थे कि कोई और इसको ना सुने। वे अपने सेवकों को भी एक एक करके रास्ते में छोड़ते गए थे। तो उनके साथ आए जितने भी नाग थे उन्होंने सबको अनंतनाग में रहने के लिए कह दिया था, जिसके कारण उसका नाम अनंतनाग पड़ा है। फिर उसके बाद आगे चल के पहलगांव आता है। पहलगांव में उन्होंने अपने नंदी बैल को छोड़ दिया था। फिर आगे जाके वो आता है
झील आती है कि उस झील पे उन्होंने अपने नाग को जो उनके गले में विराजमान होता है उसको वहाँ पर छोड़ दिया था, इस बात की सुरक्षा के लिए कि कोई भी अमरनाथ तक उन तक ना आए। और अमरनाथ पे जाने का रास्ता यही होता है इस तरफ से। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि मान्यताएं हैं कि वो अनंतनाग आज भी वहाँ पर उस चीज़ की रक्षा कर रहा होता है। वो अनंतनाग उस झील पर था और आज भी वहाँ पर कई बार उसकी परछाइयाँ देखी जाती हैं। ऐसा केवल कथाओं में है। अब जिसका मन करे वो माने, जिसका ना मन करे वो ना मानने मेरे भाई। तो यहाँ पर वो शेषनाग नाम की झील है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। पहले मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर हों, हमारी समझ में आएंगी। फिर ये मैंने जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया साफ़ कर दिया। अब यहाँ पर जो ये झील है मैं जिक्र कर रहा हूँ, शेषनाग नाम की झील, शेषनाग झील। यहाँ पर एक झरना भी है जिसका नाम है बैरीनाग, बैरीनाग झरना। कई बार इसको धोखा लगता है किताबों में, इसको भी झील लिख दिया जाता है, जबकि बैरीनाग एक झरना है और शेषनाग एक झील है। यहाँ से उद्गम होता है झेलम नदी का, जो इस प्रकार से बहती है पश्चिम दिशा की ओर। और आगे जा कर के अगर मैं बात करता हूँ इस नदी के बारे में, तो ये नदी आगे जा कर के पहुँच जाती है श्रीनगर शहर में। कौन से शहर में? श्रीनगर में। और श्रीनगर में जा कर के यहाँ पर एक झील होती है, जिस झील में ये नदी यहाँ पर गिर जाती है। और उस झील का नाम अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर झील। आप इसको भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कह सकते हो, ताजे पानी की झील कह सकते हो, या फिर जो है इसको स्वच्छ जल की झील भी कह दिया जाता है। यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि किस प्रकार से नदी निकलती है। मान के चलो कि यहाँ पर ये एक नदी है इस प्रकार से, जो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है, यानी कि इसका ये डायरेक्शन में बह रही है ये नदी। और यहाँ पर आगे आकर के इस प्रकार से एक गड्ढा बना हुआ है काफ़ी गहरा, और ये नदी आकर के यहाँ पर इस प्रकार से इसमें गिर जाती है, इस गड्ढे में गिर जाती है। यानी कि दूर से नदी बहती हुई आ रही थी और ये बहती हुई नदी आकर के कहाँ गिर गई? इस गड्ढे में गिर जाती है। और इस गड्ढे में यहाँ पर जब पानी पूरी तरीके से भर गया है यहाँ पर चारों तरफ से, फिर ये नदी किसी एक किनारे से होती हुई सी यहाँ पर दूसरे तरफ से निकल करके आगे बढ़ पड़ती है, यानी कि इस प्रकार से। यानी कि इस नदी की अगर डायरेक्शन आपको समझाई जाए तो ये इस दिशा में बह रही थी, फिर यहाँ पर ये इसका आसपास पानी इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ से निकल करके आगे की तरफ बढ़ पड़ी। ये है आपकी झेलम नदी, जो बीच में यहाँ पर जिस झील में गिर रही है ना, इस झील का नाम है वुल्लर झील। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कौन सी नदी ऐसी है जो वुल्लर झील में गिरती है, वो कौन सी है? आपकी झेलम नदी, जो वुल्लर झील में गिरती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो ये झेलम नदी आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ती हुई ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर पहुँच जाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है। और यहाँ से सीमा बनाती हुई दक्षिण में जाती है पाकिस्तान में, और जा करके किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में, जो कि यहाँ से जा रही थी इस प्रकार से चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? हमारी झेलम नदी। तो यहाँ पर इस प्रकार से थी हमारी झेलम नदी। और झेलम से पहले हमने जिक्र किया था किसका? रावी नदी का। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर झेलम होगी, रावी होगी, व्यास होगी, सतलुज होगी, चेनाब होगी, ये सारी नदियाँ वो जो कि यहाँ पर आती है। हाँ, इसके बारे में क्या बात करते हैं? झेलम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी एक सहायक नदी है जो यहाँ पर बॉर्डर पर लगभग आकर के इसमें मिलती है। इसका नाम है किशन गंगा। इसको ध्यान रखिएगा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। इस नदी में शिकारा व बजरे चलाए जाते हैं। ध्यान रखना, इस बात को इम्पोर्टेंट लिख लेना कि शिकारा व बजरे किस नदी में चलाए जाते हैं? कौन सी नदी में चलाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन सी नदी में? झेलम नदी में, या वुल्लर झील में भी कह सकते हो आप। शिकारा बजर एक प्रकार की नाव होती है जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। आप अगर जम्मू कश्मीर के कुछ फ़ोटो वुल्लर झील के देखना चाहोगे, वुल्लर झील का जब नाम डालोगे गूगल पर, तो शिकारा और बजरे कुछ लंबी सी नाव होती है, कुछ गोल नाव होती हैं, वैसी सी नाव होती हैं, वो आपको अलग से दिखाई दे जाएंगी। किसी भी झील का फ़ोटो अगर आप गूगल पर देखना चाहोगे तो उसमें ये आम
तौर पर दिखाई दिए जाते हैं। तो शिकारा और बजरे कहाँ चलाए जाते हैं? यहाँ पर व्यास नदी में चलाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का। इसका आखिरी बात इसके बारे में बता देता हूँ कि झेलम को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता। क्या नाम था इसका? वितस्ता नाम की नदी। किसको कहते थे? वितस्ता। झेलम को। हाइडेस बीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध याद हो तो एक बार ध्यान देना कि किस समय का है। अगर नहीं याद है तो कल के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि वितस्ता का युद्ध या हाइडेस बीच का युद्ध जो है कल मुझे देखते हैं। कल सबसे पहले कमेंट्स में कौन ये बताएगा, या कल अगली वीडियो में कमेंट में बताना। इस वीडियो पर कमेंट में नहीं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है कंटेंट में आकर के आप मुझे बताएंगे कि ये नदी जो है हमारी वितस्ता का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, क्या कुछ उस युद्ध के बारे में आप कितना कुछ जानते हो, लिख करके देखते हैं कौन कौन कमेंट में क्या क्या डालेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बातें। इससे पहले एक चीज़ और आपको मैं मैप पे याद दिखाना चाहूँगा कि ये है सिंधु जल समझौता, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है, जो कि 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान शामिल थे। इसमें इन दोनों में ये समझौता हुआ, जिसके तहत इंडस वाटर की जो 6 नदियां मैंने आपके सामने जिक्र किया था, उनको पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट दिया गया। अब जो पूर्वी नदियां थी वे थी हमारी तरफ की व्यास, सतलुज और रावी। इन 3 नदियों का 80% से ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल करेंगे, भारत इस्तेमाल करेगा, और बाकी का बचा हुआ पानी पाकिस्तान। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ की, जो कि पश्चिमी नदियाँ कही जाती है, जिसमें किया जाता है सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का कितना पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा और कितना पाकिस्तान, वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए, ये पश्चिमी नदियाँ, पूर्वी नदियाँ आपको खूब अच्छे से जिक्र करके इसमें समझाया गया है। और ये संधि किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ये बात याद रखना। तो आज के टॉपिक में जो हमारे नोट्स रहे हैं वो नोट्स आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूँगा अभी, कि ये रहे आपकी स्क्रीन पर, तो इनको देख लीजिएगा। इनमें से सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है नोट्स में दे दी गई हैं। जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, मेन बातें, नदियों की लंबाई वगैरह, या फिर जो नदियों के नाम वगैरह, या वो कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में, किस किस देश में बहती है, थोड़ा सा उसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।